चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई बोरिंग कानूनी क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक नागरिक की असली ताकत को समझने का एक सफर है। हम बात करेंगे उस कवच की जो भारत के हर नागरिक को मिला हुआ है, हमारे मौलिक अधिकार। हाँ, मानता हूँ कि जैसे ही आर्टिकल्स, केस लॉ और संशोधनों की बातें शुरू होती हैं तो सिर चकराने लगता है। सब कुछ बहुत उलझा हुआ सा लगता है ना? बिल्कुल, ये एक आम एहसास है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन्हें नियमों के बोझ की तरह देखना बंद करते हैं। सोचिए, ये एक निजी कवच है, एक शील्ड जो संविधान ने हम सबको दी है ताकि हम अपनी आज़ादी और सम्मान की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये कवच बना कैसे है। आखिर इन अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं, और सबसे जरूरी सवाल, ये हमें बचाता किससे है? तो एक आम कानून और एक मौलिक अधिकार में आखिर फर्क क्या है? जमीन आसमान का। देखिए, एक सामान्य कानून को तो संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को छूना लगभग नामुमकिन है। इन्हें बदलने के लिए एक बहुत ही खास संवैधानिक संशोधन चाहिए, और तो और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। यही बात इन्हें इतना इतना शक्तिशाली बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये कवच हमें बचाता किससे है? इसका जवाब है राज्य से। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब हम संविधान में राज्य या द स्टेट शब्द पढ़ते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की सरकारें नहीं होता। अनुच्छेद 12 इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा बताता है। तो कौन कौन आता है इस राज्य की परिभाषा में? इसमें भारत सरकार और संसद है, राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं हैं, सभी नगर पालिकाएं और पंचायतें हैं, और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य ही मानी जाती हैं। मतलब इनमें से कोई भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो ये कवच हमारी रक्षा के लिए है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कवच किससे बचाता है, तो चलिए अब इसकी ताकतों की बात करते हैं। हमारे संविधान ने हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए जो इस कवच के अलग अलग पहलू हैं। अब ये 6 अधिकार याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सही कहा ना? लेकिन इसके लिए एक बहुत ही कमाल का हिंदी वाक्य है, एक मिनोमिनिक। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। यकीन मानिए, ये एक लाइन आपको 6 के 6 अधिकार याद दिला देगी। तो चलिए फटाफट इसको डिकोड करते हैं। समता मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, और आखिरी में जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से था, क्या संसद इन अधिकारों को बदल सकती है? इस सवाल पर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगभग 24 साल तक एक जबरदस्त खींचतान चली। 1951 में कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद कुछ भी बदल सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में अपना ही फैसला पलट दिया और कहा, नहीं, मौलिक अधिकारों को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। इसके जवाब में संसद 24वां संविधान ले आई, और फिर 1973 में आया वो ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती केस। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर उसकी नींव, उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती, और हमारे मौलिक अधिकार उसी आत्मा का हिस्सा हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। एक और कमाल की बात यह है कि ये अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ इनकी समझ, इनका दायरा बढ़ता गया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार। 1978 में मेनका गांधी केस से पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जीवन का मतलब है सम्मान के साथ जीना, और इसके लिए जो भी प्रक्रिया हो वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।
और उस एक फैसले ने मानो दरवाजे ही खोल दिए। आज उसी आर्टिकल 21 के अंदर निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी आता है, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार आता है, एक साफ सुथरे पर्यावरण में रहने का अधिकार और यहाँ तक कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी इसी के तहत मौलिक अधिकार है। जरा सोचिए, एक लाइन राइट टू लाइफ के अंदर आज कितनी सारी चीजें शामिल हो गई हैं। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सब जानना तो ठीक है, लेकिन अगर इन अधिकारों का हनन हो तो असल में किया क्या जा सकता है? इस कवच का इस्तेमाल आखिर करें कैसे? संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं, संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सारे अधिकारों को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि हकीकत बनाता है। ये हमें शक्ति देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और कोर्ट के पास 5 बहुत ही शक्तिशाली टूल्स हैं जिन्हें व्रिट्स कहते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो कोर्ट उसे पेश करने का आदेश देती है। दूसरा है परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो। फिर है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जो निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। और आखिर में अधिकार पृच्छा, जो पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी इस मामले में हाई कोर्ट का दायरा असल में बड़ा है ना? कमाल की बात। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो स्वतंत्रता का कवच है, ये किसी म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ उपकरण है, एक सक्रिय नागरिक के लिए, हम सबके लिए। तो अब हम इस कवच के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, इसकी ताकत, इसका इस्तेमाल, सब कुछ। लेकिन असली सवाल अब ये है कि इस जानकारी का, इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? कैसे इस कवच से अपनी और दूसरों की आज़ादी की हिफाजत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस